बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 16 का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। बेसिक सर्किट एलिमेंट्स पढ़ेंगे, यानी कि एक डीसी सर्किट हमने चैप्टर नंबर 13 में डिफरेंट पढ़े थे, जहाँ पे हम बैटरी लगाया करते थे, वो एक डीसी सोर्स था। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एसी सोर्स वाला है, और एसी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो हमारे पास रजिस्टर है। ठीक है, एक डीसी सर्किट के अंदर रजिस्टर भी यूज़ होता था, लेकिन एसी के अंदर भी रजिस्टर यूज़ होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कैपेसिटर है, जो कि एसी सोर्स के अंदर यूज़ होता है। और तीसरा जो एलिमेंट है वो इंडक्टर है। रजिस्टर हमने 13 चैप्टर में पढ़ा था, और कैपेसिटर जो है वो हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, और इंडक्टर हमने चैप्टर नंबर 15 के अंदर पढ़ा था। उसके बाद इनके जो नाम है, जो हमारे पास जिनसे इनको डिनोट किया जाता है, वो रजिस्टर को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को हम सी से डिनोट करते हैं, और इंडक्टर को हम एल से डिनोट करते हैं। अब मेजरमेंट इनकी आ जाती है, जो रेजिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं ओहम में, और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम फैरड में मेजर करते हैं, और इंडक्टर को हम हेनरी में जो है मेजर करते हैं। अब किसी सर्किट में अगर ये एलिमेंट लगाऊं तो उसको शो करने के लिए हमें इनकी सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कि कहाँ पे रजिस्टर लगा है, कहाँ पे कैपेसिटर लगा है, उसको शो कैसे करना है। वो देख लें, हमारे पास जो रजिस्टर है उसकी शेप ये होगी, जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी शेप स्टूडेंट्स ऐसी होगी। दो हमारे पास डबल पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बड़ी छोटी बना दें तो वो बैटरी हो जाएगी। इसका ज़रा ख्याल रखना है आपने, दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और एक जितनी होनी चाहिए कैपेसिटर के केस में। और ये इंडक्टर है, इंडक्टेंस के लिए हमारे पास ये सिंबल होती है। जहाँ पे सर्किट के अंदर ये वाली सिंबल होगी, आपने समझ जाना इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है। ये वाली अलामत होगी तो कैपेसिटर है, और ये वाली अलामत होगी तो आपने समझ जाना ये हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब हम इनका काम देखते हैं, ये किस किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो रजिस्टर है वो डिसिपेट करता है एनर्जी को एज हीट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रजिस्टर जो है वो एनर्जी को डिसिपेट करेगा, ज़ाया करेगा एज हीट, हीट की फॉर्म में। और जो कैपेसिटर है वो क्यों यूज़ किया जाता है, आपने चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा है। कैपेसिटर जो है वो स्टोर करता है एनर्जी को। अब कैपेसिटर के केस में आपने देखा है हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पास इंडक्टर है वो का काम करता है, वो भी एनर्जी को स्टोर ही करता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा जब हमने इंडक्टर पढ़ा था तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था इस केस में, कि हमारे पास जब किसी कंडक्टर में से इस तरह इंडक्टर की शेप में हो तो उसमें से करंट फ्लो करे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। वो इंड्यूस होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। जब आप किसी सर्किट के साथ में बैटरी लगाएंगे तो इधर से करंट फ्लो होगा, तो जब आप बैटरी उतार भी दें, वो सोर्स उतार दें कुछ देर के लिए, ये इंडक्टर जो है वो फिर भी करंट को फ्लो करवाता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह हम कैपेसिटर को किसी सर्किट में लगाएं तो उसको उतार दिया जाए तो कुछ देर तक जो स्टोर हुआ होता है उसमें चार्ज वो हमें सप्लाई होता रहता है। इसी तरह इंडक्टर के केस में है। लेकिन इन दोनों में मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि कैपेसिटर भी हमारे पास एनर्जी स्टोर करता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। दोनों ही एक काम के लिए यूज़ होते हैं, एनर्जी को स्टोर करने के लिए, लेकिन एक कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। लेकिन जो रजिस्टर है वो एनर्जी को डिसिपेट करता है। जैसा कि अगर आप एक सर्किट के अंदर बल्ब लगा लें तो वो एनर्जी जब चलेगा तो
उधर से लाइट प्रोड्यूस होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है, जैसा कि घरों में आपके इलेक्ट्रिकल हीटर्स भी यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास ये आर रजिस्टर की रेजिस्टेंस, अबिलिटी टू अपोज करंट, करंट को जो अपोज करता है, जब एक करंट सर्किट में फ्लो कर रहा होता है उसको जितना ज़्यादा अपोज कर लेगा उतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी, जितनी कम अपोज करेगा उतनी कम एबिलिटी होगी। उस कम या ज़्यादा एबिलिटी को, करंट को अपोज करने के, उस एबिलिटी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे आर से डिनोट किया जाता है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो आप समझ जाएंगे इसने एनर्जी ज़्यादा डिसिपेट करनी है, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसने करंट को कम अपोज करना है, यानी कि कम रेजिस्ट जो है एनर्जी डिसिपेट करनी है। अब हमारे पास कैपेसिटर आ जाता है। कैपेसिटर की एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जिस तरह रेजिस्टर की एबिलिटी को रेजिस्टेंस कहते हैं, इसी तरह कैपेसिटर की हम एबिलिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। वो एनर्जी डिसिपेट करता है इसलिए उसकी रेजिस्टेंस होती है, ये एनर्जी को स्टोर करता है इसलिए इसकी कैपेसिटेंस होती है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, किसी अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकेगा, और अगर उसकी कैपेसिटेंस कम है तो वो कम चार्ज को स्टोर करेगा। अब आ जाता है इंडक्टर। अब एबिलिटी टू इंड्यूस ईएमएफ, आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है जब करंट फ्लो करेगा, उसी में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड में भी वो एनर्जी स्टोर करता है। तो अब एबिलिटी टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, जितनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी उतनी सेल्फ इंडक्टेंस उसकी ज़्यादा होगी, यानी कि वो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर सकेगा, और जितनी कम ईएमएफ इंड्यूस होगी उतनी कम सेल्फ इंडक्टेंस होगी। अब आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है तीनों की, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, और इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस होती है। और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को आर से, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को सी से, और सेल्फ इंडक्टेंस की सेल्फ इंडक्शन की इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं। अब इनके लिए इक्वेशंस भी आपने पढ़ी हुई हैं 13 चैप्टर में, हमने करंट और वोल्टेज के दरमियान इसका ये वाला रिलेशन पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ। फिर हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में हमने ये वाला केस पढ़ा, Q इज इक्वल टू सी वी। और चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमने सेल्फ इंडक्टेंस का ये फार्मूला पढ़ा है, ई एल इज इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी। अब आ जाते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर की तरफ। अब ये इनके प्राइमरी वर्क हैं, प्राइमरी जॉब है। रेजिस्टर जो है वो प्राइमरी तौर पे अपना ये काम करता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन जो बंदा आपको पता है गरीब होता है तो वो डबल जॉब भी कर लेता है, ठीक है, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह कैपेसिटर जो है ये हमारे पास गुर्बत की एक निशानी भी समझ लें कि ये हमारे पास जो है डबल जॉब करता है। एक तो इसका काम है एनर्जी को स्टोर कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, लेकिन इसका दूसरा काम क्या है, ये कैपेसिटर कैन अपोज करंट, ये करंट को अपोज भी कर लेता है। अब आप कहेंगे सर वो तो रजिस्टर भी करता है, लेकिन रजिस्टर जो है ना वो प्राइमरी काम है, उसका असल काम ये है, लेकिन कैपेसिटर का असल काम ये नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा है अपने, और ये कैपेसिटर अपोज भी कर सकता है। अब जब रजिस्टर अपोज करे तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन जब ये अपोज करेगा कैपेसिटर, इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसका हम खास नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम एक्स एल से डिनोट करते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। जो कैपेसिटर है वो जब एनर्जी को करंट को अपोज करेगा, उसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे बल्कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। उसको शो हम आर से नहीं बल्कि एक्स सी से करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स का मतलब रिएक्टेंस और सी का मतलब कैपेसिटिव, कैपेसिटर की। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये हो जाता है हमारे पास ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ करंट। जब हम एक करंट को अपोज करता है कैपेसिटर फ्लो को, तो उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इंडक्टर भी पार्ट टाइम जॉब करता है, जैसा कि इसका काम तो असल में एनर्जी स्टोर करना ही था मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन ये भी जो है ना ये करंट को अपोज करता है पार्ट टाइम में।
इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और इसको XL से डिनोट करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये भी डिफाइन हो जाएगा, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। ओके, जिस तरह हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने ओहम्स लॉ से निकाला था, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। और यहाँ पे क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट, I करंट होता था। तो इसको हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस बराबर होती है पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट के। तो इस केस में हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगी, ये भी असल में जो कंसेप्चुअली आप देखें तो ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहते, ये कैपेसिटर केस है इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और इसका फार्मूला भी वही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट। और आपने इससे पहला लेक्चर अगर सुना है तो उसमें हमने RMS रूट मीन स्क्वायर फर्स्ट लेक्चर में निकाली थी वैल्यू, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस भी रूट मीन स्क्वायर में लिया और आई भी RMS रूट मीन स्क्वायर में लिया। और ये फार्मूला आपने बस वन याद रख लेना, नेक्स्ट आपके यूज़ होगा 1/2 पाई एफ सी के। एफ इज़ फ्रीक्वेंसी और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन इस रजिस्टर के केस में हमारे पास ऐसा फार्मूला नहीं है जो कि एफ की फॉर्म में हो। अब हमारे पास एक्सएल जो है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका फार्मूला ही वैसे VRMS ओवर IRMS, और ये बराबर होता है 2 पाई FL के। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है इनकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, लेकिन रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। आप अल्टरनेटिव करंट ज़्यादा करें या कम करें, फ्रीक्वेंसी से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी रेजिस्टेंस सेम ही रहेगी। लेकिन करंट ज़्यादा करने से कैपेसिटर की रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और करंट चेंज करने से इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस भी चेंज हो जाती है। वो हम रिलेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ये था बेसिक लेक्चर, ताकि आपको तीनों चीज़ों के मतलब मैं बता दूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे ये सारे यूज़ होंगे, और ये लेक्चर आपने रिपीटेडली इसे सुन लेना और अपनी कॉपीज़ पे बुक नोटबुक पे आपने नोट कर लेना, ये आपकी बुक के ऊपर नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये है जी नेक्स्ट AC थ्रू आ रजिस्टर। अब हम इसमें जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, इसमें हमने रजिस्टर पढ़ा है, फिर कैपेसिटर पढ़ा है और फिर इंडक्टर पढ़ा है। हम ये तीनों क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें एक सर्किट के अंदर सिर्फ रजिस्टर लगाएंगे, फिर हम कैपेसिटर लगाएंगे और फिर हम इंडक्टर लगाएंगे, फिर हम इनको मिला मिला के लगाएंगे, हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम फर्स्ट वाला इसका पढ़ते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जिसमें रजिस्टर है, AC सर्किट थ्रू आ रजिस्टर। हम AC सर्किट के अंदर रजिस्टर लगाते हैं, इसे हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि इस सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि रजिस्टर है। अ सर्किट इन विच एन AC सोर्स इज कनेक्टेड विद ओनली अ रजिस्टर, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर AC सोर्स के साथ लगाया गया हो, इज कॉल्ड प्योर रेजिस्टिव सर्किट। कुछ सर्किट ऐसे भी होते हैं जिसमें इंडक्टर भी लगाया होता है, लाइक जिस और भी सर्किट्स में जो है एलिमेंट लगाए होते हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर लगा हो उसे हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। इसकी जो सर्किट डायग्राम है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ये है, ये R रेजिस्टेंस लगाई हुई है, इसको हमने एक AC सोर्स से लगा दिया जो कि वोल्टेज V है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी तो पढ़ी हुई है, हमारे पास वोल्टेज सोर्स का फार्मूला V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और आप देखें ये V की जो वैल्यू है ना पोटेंशियल की, इस वाले की, ये साइन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। साइन 0, टोटल 0 हो जाएगी वैल्यू इसकी V की। अगर साइन 90 है, साइन 91, तो ये V नॉट मैक्सिमम आ जाएगा। साइन 180 लगाएं तो 0, टोटल 0 हो जाएगा। साइन 270 लगाएं तो -1 माइनस V नॉट हो जाएगा। और अगर हम साइन 360 लगाएं तो 0 हो जाएगा, टोटल 0। अब हम इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट वोल्टेज V इज अ फंक्शन ऑफ साइन, क्योंकि साइन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है V की वैल्यू कितनी आनी है, तो वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। अब हम इस इक्वेशन को दोनों साइड पे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। हम ये क्वेश्चन पढ़ भी यही रहे हैं कि हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है जी। करंट लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, इन दोनों में कनेक्शन क्या है। हमने ये
करंट में चेंज करने के लिए इसको दोनों साइड पे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। आपको पता है ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V ओवर आर होता है। अब V ओवर आर हमारे पास I बन गया, V नॉट ओवर आर I नॉट बन गया, और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। और सिमिलरली जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन में हमने कहा था, सेकंड में भी हम कह सकते हैं कि करंट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ साइन। करंट भी साइन का ही फंक्शन है, साइन की वैल्यू पे करंट की वैल्यू डिपेंड करती है। अब मैं दो इक्वेशन बनाता हूँ, वेव बनाता हूँ। एक ये वाली वेव है जिसके ऊपर सर्कल मूव कर रहा है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है वोल्टेज का। ये वोल्टेज की हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की ये वेव आई है। फिर अब इक्वेशन नंबर 2 है जो ये मैंने बनाई हुई है हमारे पास, 2 से ये वेव बनाई हुई है, ये हमारे पास करंट की है। ठीक है, अब आप के जहन में ये क्वेश्चन होगा, सर दोनों ही साइन के फंक्शन हैं, लेकिन आपने ये वाली स्मॉल बनाई हुई है वेव और ये वाली लार्ज यानी कि ज़्यादा बड़ी बनाई हुई है, इसमें क्या फ़र्क है? देखें V इज इक्वल टू आई आर होता है, और R की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो यानी कि R ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास इसका मतलब है कि V ग्रेटर होगा I से। जैसा कि अगर ये 1 से बढ़िया 2 है तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगी तो फिर V का आंसर आएगा 10, और इसका मतलब अगर ये 2 है तो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब है V ग्रेटर होगा I से हमेशा। और हम सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस वो ओहम में, मेगा ओहम्स में, किलो ओहम्स में बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, इसलिए उसकी 1 से बड़ी होती है वैल्यू तो V लार्ज होता है या ग्रेटर होता है I से, इसलिए मैंने V की जो साइन कर्व है वो ज़्यादा बड़ी बनाई है बनिस्बत करंट के। ठीक है, अब मैंने आपको जब इसका लेक्चर पढ़ाया था तो इसमें हमने चेक किया था, अगर मैंने बताया था कि क्रस्ट के साथ दूसरी वेव का भी क्रस्ट आ रहा हो तो उसी के ट्रफ के साथ दूसरी का भी ट्रफ आ रहा हो तो हम इसको कहते हैं ये दोनों वेव्स इन फेज हैं। और इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी बताया था, अगर हमारे पास एक का क्रस्ट और दूसरे का नीचे से ट्रफ आ रहा हो, फिर दूसरे का ट्रफ और पहले का क्रस्ट आ रहा हो, तो वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, उसे हम कहते हैं ये हमारे पास आउट ऑफ फेज है। इन फेज और आउट ऑफ फेज। अब ये देखें इस केस में हमारे पास फेज के साथ दूसरी का भी फेज आ रहा है, दोनों इकट्ठे ही जीरो हो रहे हैं, दोनों इकट्ठे ही मैक्सिमम हो रहे हैं। अब इनका मैक्सिमम सेम नहीं है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू कम है जबकि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम होने का वक़्त एक ही है, और जब ज़ीरो होते हैं दोबारा फिर सेम वक़्त पे दोनों ज़ीरो हो जाते हैं। जब नेगेटिव में मैक्सिमम होते हैं तो दोनों एक ही वक़्त पे होते हैं। मतलब इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट बोथ करंट एंड वोल्टेज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सिमुलटेनियसली, एक दूसरे के साथ इकट्ठे कम या ज़्यादा होते हैं, आल्सो बिकम्स ज़ीरो एंड मैक्सिमम टू सेम इंस्टेंट, और एक ही लम्हे पे वो ज़ीरो होते हैं और एक ही लम्हे पे मैक्सिमम होते हैं। हेंस इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट AC करंट, सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। और यही हमने देखना था कि करंट और वोल्टेज लैग या लीड कर रहे हैं या इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं। हमने यहाँ से कंक्लूजन ये ड्रा किया कि ये दोनों का क्रस्ट और ट्रफ या दोनों जीरो या मैक्सिमम एक ही वक्त पे होते हैं, तो ये दोनों इन फेज हैं। ठीक है, इसमें हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हमने जो वेक्टर बनाना इसका सीखा था वो मैंने बताया था आपको, जितना इसकी पीक वैल्यू है इतनी लेंथ होगी वेक्टर की हमारे पास, और अगर ये हमारे पास जीरो पे हैं दोनों तो एक जैसे हमारे पास, या मैक्सिमम हो गए वर्टिकल हॉरिजेंटल का बताया था। उसी सीक्वेंस से हमारे पास ये करंट स्मॉल कर्व थी तो स्मॉल वैल्यू, और वोल्टेज की ज़्यादा थी पीक तो ज़्यादा लेंथ आ जाएगी। और ये हमारे पास दोनों पैरेलल होंगे क्योंकि इन फेज हैं। अगर ये आउट ऑफ फेज होते तो 180 पे एक इस साइड पे होता और दूसरा इस साइड पे होता, फिर 180 का आ जाना था जो कि आउट ऑफ फेज होना था। ये दोनों एक ही जगह पे जीरो और एक जगह पे मैक्सिमम हो रहे हैं, यानी कि इन फेज हैं और दोनों एक ही साइड पे आएंगे। और इसको आप वैसे देखना चाहें तो हम क्या करते हैं, ये रजिस्टर लगा हुआ है इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा देते हैं पैरेलल में, और यहाँ एम मीटर लगा देते हैं सीरीज में। तो जब आप देखेंगे करंट फ्लो करेगा तो इसकी वैल्यू वोल्टेज की और करंट की दोनों सेम ही होगी।
जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा तो एम मीटर पे भी वैल्यू हमारे पास मिनिमम होगी। तो हम देख लेंगे दोनों इन फेस ही चल रहे होंगे। अब आ जाता है हमारे पास एक स्मॉल सा जो इसका जो है टर्म रहती है, पावर डिसिपेशन ऑफ अ रजिस्टर। एक रजिस्टर पावर तो डिसिपेट करता है, लेकिन कितनी करता है? आपने इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन ऑफ द रेजिस्टेंस के फार्मूले पढ़े हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर के। और आई की जगह अगर वी ओवर आर पुट करें, वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। और तीसरा फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई, ये आ जाता है। अब आपने ये फार्मूला मैंने बताया था 13 चैप्टर के अंदर, ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब हमारे पास करंट कांस्टेंट हो, और ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट हो, और ये हमारे पास हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास वेव है, इसका मुकम्मल साइकिल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है, आगे को हम छोड़ देते हैं। इसमें हम इस एक साइकिल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये आ गया, और एक हमारे पास ये आ गया, और एक ये, और फोर्थ वाला ये। अब इस केस में देखें, इसमें ये जो केस है, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है ना, ये जीरो को शो कर रही होती है, ये वाले, ठीक है। इसमें ये दो लाइनें ऊपर हैं तो मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, और जब वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, तो जवाब क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आंसर आए तो आपने ये समझना, पावर डिसिपेट हो रही है, एनर्जी जो है ना वो रिलीज हो रही है, जो रजिस्टर का काम है वो अपना काम ठीक कर रहा है। और जब यहाँ से नीचे आ रही है फिर भी जीरो से ऊपर ही है, दोनों पॉजिटिव हैं वैल्यू, पॉजिटिव पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव आएगा आंसर। और जब इधर से नीचे आएगा, बच्चे समझते हैं शायद यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये भी और ये भी दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे फिर दोनों नेगेटिव है, फिर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा। और हर सिचुएशन में हमारे पास पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, और जब पॉजिटिव आंसर आएगा हर जगह पे पावर डिसिपेट कर रही है। इसका मतलब है कि एसी सोर्स के साथ जब रजिस्टर लगाया जाता है वो पोलैरिटी करंट चेंज करे भी, लेकिन उससे रजिस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। वो हमेशा हर सूरत में, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल हो या नेगेटिव हो, वो पावर डिसिपेट ही करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है लेक्चर वो कंप्लीट हो जाता है।